Hi, welcome to our YouTube channel. From today, we are going to start a new initiative on Indian Express The Explained सीरीज। ये हम आपके लिए फ्री में सीरीज एक लेके आए हैं जिससे कि आप डेली जो करंट अफेयर्स के साथ साथ जो इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज है जिसमें कि आपका लॉ एक्सप्लेन किया जाता है, साइंस एक्सप्लेन किया जाता है, वो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आई होप कि आपको ये सीरीज काफ़ी हद तक पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। So, without wasting our time, let's get started. So, the first explained series में जो आया है उससे पहले आज हम देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, he is back as the 47th US president and he said that golden age of America begins now. Now, let's see. Uh, तो की हाइलाइट्स क्या हैं इसकी? तो की हाइलाइट्स आर कि मिस्टर ट्रंप इज इन द पावर अगेन, ही sworn इन फॉर एज अ सेकेंड टर्म यूएस प्रेसिडेंट। और आपको याद रखना है कि जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 2 बार के लिए प्रेसिडेंट रह सकते हैं। जैसे कि बराक ओबामा 2 बार थे, उसके बाद वो लड़ ही नहीं सकते हैं, राइट। एंड ही डिस्क्राइब्ड इट एज द गोल्डन एज ऑफ अमेरिका, राइट। इससे पहले उन्होंने बोला था लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अब भी है। देन in his inaugural address, he emphasized on American greatness and unity। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले भी उन्होंने इसी बारे में बात की थी कि let's make America great again। Now, what are the policies and the priorities जो वो करने वाले हैं इसमें? तो सबसे पहला चीज़ है इमिग्रेशन। वो बोल रहे हैं कि देयर विल बी अ क्रैक डाउन ऑन इलीगल इमिग्रेशन सिक्योरिंग बॉर्डर्स, खासकर कि मेक्सिको के साथ चलता रहता है कि वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स जो आते रहते हैं उस पर क्रैक डाउन करेंगे। देन ही सेड अबाउट द एनर्जी, दैट इज नेशनल एनर्जी इंडिपेंडेंस, फोकस ऑन अलास्कास रिसोर्सेज। वो अलास्का के जो अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे जो एनर्जी गैप्स हैं अमेरिका के जो इकोनॉमी में उसको कंप्लीट करने के लिए। देन जेंडर पॉलिसी, उन्होंने न्यू डेफिनेशन दी है मेल और फीमेल की। और उन्होंने, आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब और रील्स पे भी देखा होगा कि वो बोल रहे हैं कि देयर आर ओनली 2 जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। तो इस पे एक बहुत ही ज़्यादा एक हॉट डिबेट भी चल रही है कि क्या मेल और फीमेल की डेफिनेशंस क्या होंगी और ऐसा इसके पीछे पॉलिसीज क्या आने वाले हैं ये हमें टाइम के साथ पता चलेगा। देन ही टॉक्ड अबाउट डाइवर्सिटी, ही सेड रेडिकल ओवरहॉल ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पॉलिसीज। उन्होंने बोला है कि अमेरिका विल बी कलर ब्लाइंड, कि वहाँ पे रंग भेद का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा। Then what are the global reactions? So PM Honorable Shri Narendra Modi congratulated Mr. Trump, emphasizing a collaboration for a better future, right? Then the domestic policies जो उनके shifts रहेंगे वो क्या रहेंगे? He declared emergency at the US Mexico border। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके और कई सारी जो तनाव चलते रहते हैं मेक्सिको और यूएस के बीच में, उसको लेके उन्होंने एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। Then he announced economic reforms, federal revenue services for tariffs and trade, US withdrawal from the Paris Agreement on climate change। ये थोड़ा सा यूएस की आदत रहती है कि वो कई सारे जो इन्वायरमेंटल हमारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें बहुत जल्दी डिबेट करते हैं, लेकिन कभी उसके पार्टी नहीं बनते, या पार्टी बन जाते हैं तो विड्रॉ कर देते हैं, और अगर पार्टी बन भी जाते हैं लंबे टाइम तक उसमें एग्रीमेंट में रहते हैं तो कभी इसको रेटिफाई नहीं करते। ये यूएस की पुरानी आदत है। खैर, then what are the challenges for India's? So India's balancing act amid Trump's tough foreign policies। तो इंडिया को अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेके चलना पड़ेगा कि भाई इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। इंडिया अपनी चीज़ों को फॉरेन पॉलिसीज़ के हिसाब से चेंज करेगा। इम्पैक्ट ऑन ट्रेड, टैरिफ्स एंड जियोपॉलिटिकल रिलेशंस। देन व्हाट आर सम थिंग्स दैट ट्रंप ने कहा है कि पार्डन्स, तो ट्रंप इशूड पार्डन्स फॉर इंडिविजुअल्स कन्विक्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस इनटू हिज प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्रंप ने कुछ पार्डन्स भी ग्रांट की हैं। अब आते हैं हम अपनी एक्चुअल एक्सप्लेन सीरीज पे। तो आज 4 एक्सप्लेन सीरीज में 4 जो हमारे कॉलम्स आए थे, जो नंबर 1 है हमारा है वो एनुअल मीट बिगिंस इन डावोस, व्हाट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में। देन वी हैव समथिंग रीडिफाइनिंग ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है? और जो एक लांसेट कमीशन है उसने एक जर्नल प्रपोज की है, उस जर्नल में उसने कुछ नए स्टैंडर्ड्स को प्रपोज किया है। Then our third explained series is Bail Under Prevention of Money Laundering Act, interpretation by SC High Courts of Law on Exception for Women। तो women को लेके पीएमएलए पे कुछ डिबेट चल रही है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। एंड
फोर्थ वाला है वो हम देख लेते हैं। फोर्थ वाला जो एक्सप्लेन सीरीज का है वो है हमारा मिटिगेटिंग एग्रेवेटिंग एंड circumstances इन डेथ पेनल्टी केसेस। तो अभी जो कोलकाता जो में अनफॉर्चुनेट रेप हुआ था उसको, जो वहाँ के जो अक्यूज था उसको एक डेथ पेनल्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही थी, लेकिन उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, तो उस पर एक डिबेट है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट वाला एक्सप्लेन, दैट इज एनुअल मीटिंग बिगिंस in Davos. What is World Economic Forum, right? So what is the context? So 2025 जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी एनुअल मीटिंग स्टार्ट हो गई डेवोस में। एंड वेयर इज डेवोस? इट्स इन स्विट्जरलैंड, राइट? द फोरम बिगिंस टुगेदर ग्लोबल लीडर्स टू डिस्कस प्रेसिंग challenges in economic, social and political domains. तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी जो एनुअल मीटिंग है वो डेवोस में स्टार्ट हुई है। डेवोस का है स्विट्जरलैंड में। और जो फोरम है इट ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल लीडर्स टू डिस्कस प्रेसिंग challenges in economic, social and political domains में. So what is WEF, World Economic Forum? So it was founded in 1971 by Klaus Schwab and the headquarters is in Geneva, Switzerland, right? So Klaus Schwab was an economist. Then what are some key concepts in this? So is in this year's annual conference, it promotes the idea of stakeholder capitalism. So, what is stakeholder capitalism? So, it advocates that businesses should serve society and not just shareholder. तो एक बिजनेस होता है, जैसे कि मान के चलिए एक फर्म है, जैसे रिलायंस फर्म है, तो इसके कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, तो जिसका प्रॉफिट होता है वो इसमें बांटा जाता है। तो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म क्या बोल रहा है, ये इट्स कैपिटलिज्म, ठीक है? तो जो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म क्या बोल रहा है कि नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेक होल्डर्स में इसके जो भी बेनिफिट्स है वो नहीं बांटने हैं, इसको आपको होल सोसाइटी में बांटना है, राइट? सो वी शुड लुक टुवर्ड्स स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, राइट? सो व्हाट आर द फोकस एरिया ऑफ स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म? सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी, कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इनइक्वालिटी को कम करना है, यानी कि सबको इक्वल करना है। ग्लोबल हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, तो आप जैसे कि जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ साथ कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ रहे हैं, जैसे कि अब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ साथ नए काफ़ी डिसीजेज भी साथ में आती हैं, और क्लाइमेट चेंज होने के कारण बहुत सारी डिसीजेज भी बढ़ रही हैं, तो उसको लेके ग्लोबल हेल्थ को कैसे अच्छा किया जाए, उसको कैसे मेंटेन किया जाए। सो दीज आर सम फोकस एरियाज। एंड देन थर्ड इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, कि भाई अब हर चीज़ में डिजिटल वर्ड जुड़ रहा है, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड नाउ। तो उसमें कैसे हम सब चीज़ को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करें और उसमें सस्टेनेबिलिटी कैसे लाई जाए, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उसको कैसे रखा जाए, राइट? देन वी हैव व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेवोस समिट, कि इस बार का पर्पस क्या है डेवोस की समिट का? इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशंस बिटवीन गवर्नमेंट्स, businesses, academia, and civil society, right? And it encourages collaboration to address global challenges such as poverty. Poverty एक बहुत बड़ा challenge है. Climate action, it's also a very great initiative. And technology driven growth. Growth होगी वो भी कैसी? Technology driven, right? Now, what are the agenda of World Economic Forum's meeting in 2025? So it is holding discussions on AI and its global impact, economic resilience after the pandemic, transition to clean energy, right, and sustainable development. तो energy तो हम coal से भी यूज कर सकते हैं, but अब हम क्या सोच रहे हैं? क्लीन एनर्जी। क्यों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जैसे कोल से अगर हम एनर्जी निकालते हैं या फिर हम कोई भी चीज़ को, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके एनर्जी लेते हैं, तो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, राइट? सो वी शुड ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज क्लीन एनर्जी? हाइड्रोजन फ्यूल, राइट? और रिन्यूएबल एनर्जीज, राइट? रिन्यूएबल फ्यूल्स। नाउ द पार्टिसिपेशन बाई key global leaders includes the European Commission President Ursula von der Leyen, heads of state and representatives और major corporations like TCS and Infosys। तो इंडिया से कौन गया है? TCS and Infosys जैसी big firms गई हैं। Now, who funds the World Economic Forum? तो World Economic Forum is funded by member companies who pay an annual subscription fees। तो जो भी World Economic Forum में जो भी member, जो आपके organizations हैं, जो companies हैं, they pay an annual subscription fee, right? It operates as a non-profit organization and it is focused on multilateral cooperation.
मल्टीलेटरल कॉपरेशन मीन्स कि सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे डिस्पाइट ऑफ वेरियस चैलेंजेस, सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट, दिस इज मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन, राइट? देन व्हाट आर द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया? So it provides a platform to project India's growth story and attract foreign investment, right? तो हम बता सकते हैं कि इंडिया ने क्या क्या ग्रेट किया है, हमारे इनिशिएटिव्स क्या हैं, हमारे इंडियन कंपनीज के इनिशिएटिव्स क्या हैं, हमारे इतने सारे यूनिकॉर्न्स हैं, तो वी आर डूइंग ग्रेट इन इन दिस थिंग। सो और हम इंडिया में कैसे ही अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, राइट? Leaders like Piyush Goyal, Ashwini Vaishnav can showcase India's progress in manufacturing, digital infrastructure and green energy initiatives. तो ये था हमारा डेवोस में जो हो रही है, हमारी क्या हो रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग, राइट? नाउ सेकंड इज रीडिफाइनिंग ओबेसिटी। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो जो लांसेट कमीशन है ऑन डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी, इट प्रपोज्ड रीडिफाइनिंग ओबेसिटी। भाई ओबेसिटी को हमें रीडिफाइन करना है बियॉन्ड दी बॉडी मास इंडेक्स। अब तक आप सुनते आए होंगे कि मेरा बॉडी मास इंडेक्स इतना है, 16 है, 20 है, बिलो 20 है, अबव 25 है। तो व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? ये आपकी हाइट और आपके वेट को कैलकुलेट करके एक मीटर देता है कि भाई आपकी रीडिंग क्या आ रही है, उसके हिसाब से बता सकते हैं कि भाई आप अंडर वेट हैं, नॉर्मल हैं, ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, राइट? सो व्हाट आर सम ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स ऑन ओबेसिटी? अच्छा हाँ, तो बियॉन्ड बॉडी मास इंडेक्स टू इंक्लूड अ ब्रॉडर असेसमेंट ऑफ ऑर्गन फंक्शन एंड फिजिकल सिम्टम्स। तो बोल रहे हैं कि हमारा सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स के साथ ही हम नहीं ओबेसिटी की डिफाइन करेंगे, हम देखेंगे कि भाई हमारे ऑर्गन का फंक्शन कैसा है, बाकी फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं। तो सिर्फ हम अपनी जो एक डायमेंशन है हमारे किसका, ओबेसिटी को लेके हम इसको बढ़ा रहे हैं, इसको बड़ा कर रहे हैं, तो वी आर वाइडनिंग द होराइजन ऑफ डिफाइनिंग द obesity, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि we are redefining obesity. So what are some global statistics on obesity? The data is from WHO, right? So 2.5 billion adults globally are overweight, including 890 million living in obesity. 39 million children, that 2 under 5, 5 साल के और उनसे कम बच्चे, 39 मिलियन बच्चे are either overweight or obese. 37 million deaths annually are linked to obesity related diseases like diabetes, cardiovascular disorders and cancer, right? So अभी तक हमारा current definition क्या है obesity की? So it is based on body mass index. A BMI of over 25 is overweight, उससे 25 से नीचे है तो then you are normal, and a BMI over 30 is obese, right? So ये काफी मतलब एक वेग सी डेफिनेशन है इसकी, और इसमें सब कुछ हम चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम सब चीज़ को काउंट नहीं करते, जैसे कि आपका स्ट्रेस कैसा है, आप आपका सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, हम उसको नहीं कंसीडर करते हैं, सिर्फ इसमें वेट, हाइट और आपके जो बीएमआई निकल के आता है उसको ही कंसीडर करते हैं। देन अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है इस चीज़ के? तो बीएमआई ओवर सिंप्लीफाइज ओबेसिटी। तो ओबेसिटी को बताता है वजन को लेके, जैसा कि मैंने आपको बताया, बट नॉट अकाउंटिंग फॉर फैट डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिक रिस्क्स एंड ऑर्गन स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट। फॉर एग्जांपल, कोई बहुत ओबीस है, मान के चलिए, आई एम नॉट मिमिकिंग एनीवन, बट मान के चलिए कोई बहुत ओबीस है, उसका पेट बहुत बड़ा है लेकिन टांगे बहुत पतली हैं, तो इस फैट की ज़रूरत उसके टांगों में थी, ही नीडेड दिस फैट इन हिज लेग्स। तो अब उससे क्या होगा, फैट ना होने की वजह से या फिर बहुत स्किनी लेग्स की वजह से, तो उसके इतने ज़्यादा वजन से, उसके इतने वेट से his legs can be impaired, right? So BMI oversimplifies obesity but not accounting for fat distribution, metabolic risks and organ specific impairment. Now अब Lancet Commission ने क्या रिकमेंडेशन दी हैं? So the Lancet Commission recommended broader evaluation criteria. इसने क्या बोला है कि our evaluation criteria must be based on a broader horizon, right? So first चीज क्या है आपका, it considers organ function, जैसे कि liver, heart, pancreas, इनकी functioning कैसी है, is it optimal or not? Second, it includes waist to hip ratio and physical impairments. Third, it assesses the impact on day-to-day life and associated risks like diabetes and cancer. आप डे टू डे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर रही है ओबेसिटी आपको, आपको इम्पैक्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है? फॉर एग्जांपल, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसको ऑब्वियस सी बात है उसका वेट ज़्यादा होना चाहिए, तो ही शुड नॉट बी ओबेस, और वो डे टू डे लाइफ में अगर फंक्शन कर पा रहा है अच्छे से तो उसको ओबेस नहीं बोलना चाहिए, राइट? तो हमको एक बड़ा क्राइटेरिया लेके आना है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा, जिसका होराइजन वाइड हो। देन द शिफ्ट फोकस टू कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर,
डिलीवरी रादर देन जस्ट ट्रीटिंग ओबेसिटी एज अ वेट इशू। तो अभी तक हमने इसको सिर्फ एक वेट इशू बना रखा था, बट अब हमें इसको क्या बनाना है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बनाना है कि भाई आपको मेंटल सपोर्ट भी मिले, आपको फिजिकल सपोर्ट भी मिले, आपको थेरेपी भी मिले, ठीक है, आपका स्ट्रेस भी कम किया जाए और आपको ओवरऑल वेलबींग की तरफ लेके जाया जाए। तो ये लैंसेट कमीशन के कुछ रिकमेंडेशंस हैं। Last recommendation is to encourage policy making aimed at prevention through education, better diets and healthcare reforms। तो आपको इसमें हेल्थ केयर रिफॉर्म करने हैं, पॉलिसी मेकिंग ऐसी बनानी है, आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि इसमें जो भी रिफॉर्म्स हों कैसे हों, एजुकेशन के थ्रू हों, बेटर डाइट्स के थ्रू हों और हेल्थ केयर रिफॉर्म्स के थ्रू हों। अब इसका डेफिनेशन को हमें रीडिफाइन करने की क्या जरूरत पड़ी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? सो the new definition will address hidden aspects of obesity that BMI alone cannot detect। तो BMI सिर्फ जैसे कि मैंने आपको बताया हाइट और वेट को आपका कंसीडर करती थी, बट न्यू जो लांसेट कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो रिकमेंडेशन है, उसने क्या बोला है कि जो न्यू डेफिनेशन है इट विल एड्रेस द हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी दैट BMI अलोन कैन नॉट डिटेक्ट। जो BMI अकेले नहीं डिटेक्ट कर पाएगी उसी को रीडिफाइन करने के लिए हमने BMI के अलावा और भी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है, राइट? Then it helps healthcare providers and governments create better targeted interventions। अब हमें मालूम चल जाएगा कि भाई अभी तक हमारे पास सिर्फ एक इंडिकेटर था BMI, अब हमारे पास कई सारे और इंडिकेटर्स आ गए। मान के चलिए स्ट्रेस आ गया, ये स्ट्रेस भी आता है, ऑर्गन फंक्शंस आ गए हमारे इसके अंदर, ठीक है, डे टू डे आपका ओवरऑल वर्किंग कंडीशन कैसी है, आपको आप कितने ज़्यादा इससे अफेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, तो इससे हम एक बेटर पॉलिसी बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल कि ऑफिस में आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उस वजह से भी आपका वेट बढ़ सकता है, आप स्ट्रेस ईटिंग कर सकते हो तो वेट आपका बढ़ सकता है, आप किसी फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा के अंदर आप गुजर रहे हो तो वो भी आपको अफेक्ट कर सकता है। तो इससे कि हम एक बेटर टारगेटेड इंटरवेंशंस लेके आ सकेंगे इस लांसेट कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, राइट? So, what are some implications for India? So, India faces rising cases of obesity and related lifestyle diseases due to urbanization। अब सब लोग गांव को छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, और अर्बनाइजेशन लीड्स टू सिडेंट्री लाइफस्टाइल्स। अगर कोई गांव में खेती कर रहा है और वो पढ़ लिख गया, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, वो बीपीओ पे जाके कॉल सर्विसेज में लग गया, तो वो पूरे दिन यहाँ पे मेरी तरह बैठ के काम करेगा, ठीक है, ही विल बी सिटिंग थ्रू आउट द डे। सो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो एक विलेज में थी, राइट, और वो वहां से कहाँ चला गया, अर्बनाइजेशन की तरफ, सिटी लाइफ में। और वो कैसी लाइफ है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल से क्या होगा, बैठने से ओबेसिटी बढ़ेगी, आप ज़्यादा खाएंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो इट विल लीड टू लाइफस्टाइल डिसीजेस लाइक ओबेसिटी। और implications क्या इंडिया के लिए, a broader definition will allow policy makers to implement better health programs। अब इससे better health programs आएंगे, targeted metabolic diseases and public awareness से हम बढ़ा सकेंगे, right? Now, our third explained is bail under Prevention of Money Laundering Act, interpretation by SC and High Court's law on exception for women। So, what is the context? The Supreme Court expressed concerns about stringent bail conditions under the Prevention of Money Laundering Act and emphasized the need for judicial interpretation to protect vulnerable groups। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आपके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो बेल की कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिंजेंट हैं, राइट? सो उसने बोला है कि भाई देयर शुड बी अ न्यू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जिससे कि हम वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे कि एल्डरलीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विमेन को बचा सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके इन स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस के वजह से, राइट? सो व्हाट इज पीएमएलए? सो PMLA stands for Prevention of Money Laundering Act, right? So it is enacted to combat money laundering and economic offenses। What is money laundering? कि आपने जो आपका पैसा था उसको किसी और चैनल से लाके उसको एक फॉर्मल मनी, जो आपका सिस्टम है, उस आपने इलीगल मनी को अलग तरीके से लाके फॉर्मल सिस्टम में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया और अब वो वाइट मनी बन गया, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। सो इट वाज एनेक्टेड टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इट एम्पावर्स इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू अटैच प्रॉपर्टीज एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसर्स, एंड दैट इज आपका ईडी, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट्स। सो बेल कंडीशंस क्या है पीएमएलए के अंदर, द अक्यूज्ड मस्ट प्रूव दैट दे आर नॉट गिल्टी बिफोर द बेल कैन बी ग्रांटेड। तो आपको
पहले ही प्रूव करना है कि भाई मैं गिल्टी नहीं हूं, मुझे बेल मिल जाए, तो दैट इज वेरी डिफरेंट एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट. नेक्स्ट, these stringent provisions have been criticized for violating personal liberty. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट said that PMLA provision should balance crime prevention and individual rights. तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नो डाउट कि आपको ये जो एक्ट है बहुत ज़रूरी है, और ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल भी है. मैं आपको बताऊंगा आगे जाके. इस केस में, एक केस में बोला था कि दिस एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ये ज़रूरत है ऐसे लॉ की. बट सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी बोला है कि भाई आपको बैलेंस आउट करना होगा क्राइम प्रिवेंशन और इंडिविजुअल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट को. देन स्ट्रिंजेंट बेल रूल्स ऑफन लीड टू प्रोलॉन्ग डिटेंशन, especially for marginalized groups such as women and elderlies, जो आप काफ़ी टाइम तक आपको जेल में रहना पड़ सकता है. जैसे कि अभी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बहुत टाइम बाद बेल हुई है. तो ईडी में ऐसा ही होता है कि बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है, बेल भी बहुत मुश्किल से मिलती है. सो व्हाट आर सम की लीगल प्रेसिडेंट्स? तो हाई कोर्ट के डिसीजन इन द केस ऑफ शेख बाला केस. The High Court granted bail to a woman accused under PMLA, citing her role as a primary caregiver to her minor children. तो कोर्ट ने बोला कि जो मदर है जिसको आपने PMLA केस के अंदर बंद कर रखा है, तो शी इज़ अ प्राइमरी केयर गिवर टू हर चिल्ड्रन, और कोई नहीं है उसके पास, तो उसको बेल देना ज़रूरी है. भाई मदर की गलती की वजह से वाई शुड चिल्ड्रन सफ़र, तो वहाँ पे उसको बेल मिली. नेक्स्ट केस है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट emphasized that women, children and the elderly deserve special considerations. तो women, children और जो elderly होते हैं उनको अलग special considerations की ज़रूरत होती है. Now, what Supreme Court criticized? Overuse of PMLA by enforcement agencies to detain individuals without trial. ये गलत बोला है सुप्रीम कोर्ट ने. सुप्रीम कोर्ट ने बोला यू शुड नॉट डू दिस. आप ओवर यूज नहीं कर सकते हर चीज़ में PMLA केसेस को. आप इन्फोर्स कर देते हैं वहाँ पे, आप लोगों को ट्रायल के बिना ही जेल में डाल देते हैं, और ऐसा कई कई हमने देखा है पॉलिटिकल जो वेंजेंस होती है उसको करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं. So what are some implications for women and vulnerable groups? It recognizes the special need of women, especially those responsible for caregiving to children, right? It provides clarity on judicial interpretations of reasonable grounds, कि क्या reasonable ground है बेल देने के PMLA के अंदर. And judicial reforms encourages courts to balance strict enforcement with compassion. ये बहुत important है for marginalized individuals, right? So ये था आपका थर्ड जो एक्सप्लेन था. नेक्स्ट, mitigating aggravating circumstances in death penalty cases. What is the context? तो कल एक सेशंस कोर्ट थी कोलकाता की, उसने संजय रॉय जो मेन अक्यूज था, ही वाज कन्विक्टेड ऑफ रेप एंड मर्डर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिजेक्टिंग द डिमांड टू डेथ पेनल्टी. तो उसने, जिसने रेप और मर्डर के लिए वो कन्विक्ट हो गया, तो जो एक पब्लिक आउटक्राई था कि भाई उसको फांसी दी जानी चाहिए, फांसी देनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ. कोर्ट ने उसको इसके बावजूद भी क्या दिया, डेथ पेनल्टी ना देके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया. तो सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली अपहेल्ड द प्रिंसिपल दैट डेथ पेनल्टी शुड ओनली बी इम्पोज्ड इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस. तो जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते हैं, अगर आपका जो ऑफेंस है उसमें फॉल करता है, तो सेशंस कोर्ट को डेथ पेनल्टी देनी चाहिए आफ्टर वेटिंग ऑल एग्रेवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स. एग्रेवेटिंग मतलब कि क्यों देनी चाहिए, मिटिगेटिंग मतलब कि क्यों नहीं देनी चाहिए डेथ पेनल्टी, राइट? तो अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसमें. व्हाट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस टेस्ट? तो जो बच्चन सिंह केस है आपका, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 का केस है. It established the principle that death penalty is constitutionally valid but should not be awarded only when and should be awarded only when the crime is of exceptional brutality. बहुत गंदी तरीके से क्राइम किया गया है, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, एंड देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मिंग द अक्यूज्ड, और अक्यूज्ड को अब रिफॉर्म किया ही नहीं जा सकता है. ही इज़ बियॉन्ड रिफॉर्ममेंट, राइट? ही इज़ बियॉन्ड रिफॉर्मिंग, राइट? एंड थर्ड इज sentencing the accused to life imprisonment would undermine justice. और तब दिया जाना चाहिए कि भाई अगर उस अक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया तो इट वुड अंडरमाइन जस्टिस, कि उससे जस्टिस सर्व नहीं होगी, तभी देना चाहिए. सो व्हाट आर सम एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस? मतलब कि जस्टिफाइज करते हैं ऐसे फैक्टर्स की डेथ पेनल्टी देनी चाहिए. तो पहला क्या है आपका, नेचर ऑफ द क्राइम. तो आपका क्राइम प्री प्लान था, आपने बहुत सोच समझ के बहुत ब्रूटल तरीके से क्राइम किया. कैलकुलेटेड मर्डर्स विद एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी, राइट? Second is exceptional depravity. Crimes that shock the collective conscience of society. जैसे निर्भया का जो केस था,
वेरी अनफॉर्चुनेट केस था। उसमें क्या हुआ था कि इट शुक द कलेक्टिव कॉन्शियस। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं शुक किया, शॉक किया, मतलब कलेक्टिव कॉन्शियस को सोसाइटी को शॉक नहीं किया, ऐसा किया है, बट और भी चीजें हम देखेंगे। थर्ड इज विक्टिम टाइप, कि विक्टिम कौन था? पब्लिक सर्वेंट था, पुलिस या आर्म फोर्स पर्सनल्स थे जो ड्यूटी कर रहे थे अपनी, उनको मारा गया। Fourth, intent and moral compass. If the accused believed that their actions were justified or posed a continued threat to society, मान के चलो उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, वो अपने आप को थैनोस समझता है, राइट? तो ऐसे अगर हम ऐसे इंसान को अगर हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं देंगे, और सॉरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे और डेथ पेनल्टी नहीं देंगे, तो वो ऐसा, वो एक थ्रेट बना रहेगा सोसाइटी के लिए, राइट? कि उसको कहीं गुड बिहेवियर के ऊपर छोड़ दिया गया। Then what are some mitigating circumstances? These factors argue अगेंस्ट इम्पोजिंग डेथ पेनल्टी, कि भाई क्यों नहीं देनी चाहिए। तो अगर एज ऑफ अक्यूज्ड कि भाई वो बिलो 30 है, कि भाई अभी उसकी पूरी लाइफ पड़ी है और उसको रिफॉर्म किया जा सकता है। एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं, कि भाई बड़े बूढ़े लोग हैं और उनमें पोटेंशियल है रिफॉर्म होने का। देन मेंटल एंड इमोशनल स्टेटस कैसा है उसका, and अगर क्या उसने कुछ एक्सट्रीम इमोशनल डिस्टरबेंस के अंदर ऐसा कुछ क्राइम कमिट किया, और या फिर उसको खुद पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, तब नहीं देनी चाहिए। थर्ड इज रिफॉर्म पोटेंशियल, कि भाई उसमें प्रोबेबिलिटी है रिहैबिलिटेशन की और रिफॉर्म होने की, तब हम उसको नहीं देंगे। देन मोटिव एंड इन्फ्लुएंस, कि भाई उसका मोटिव क्या था, कि क्या उसने किसी के दबाव में आके ऐसा किया, कोअर्जन मतलब दबाव में आके ऐसा किया, क्या वो पूरा अवेयर नहीं था कि वो क्या कर रहा है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे उसके एक्शंस के, राइट? तो दीज आर सम मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। नाउ द इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेयर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, राइट? सो अब ये आई कैसे? तो बचन सिंह के मतलब कैसे इवॉल्व हुई? तो बचन सिंह केस के बाद क्या हुआ कि उसमें कुछ और चीजें हम ऐड करते गए, जैसे कि एज ऑफ अक्यूज। तो कंसिडरिंग अ मिटिगेटिंग फैक्टर इन केसेस लाइक रामनरेश वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, however the law commission in its 262nd report noted that age based consideration were applied inconsistently। तो लॉ कमीशन ने क्या बोला कि भाई कोर्ट इसको ढंग से अप्लाई नहीं कर पा रही हैं, जो सेशंस कोर्ट हैं वो अभी एज को नहीं देख रही हैं, जो हमारा मिटिगेटिंग फैक्टर था। नेचर ऑफ ऑफेंस इन शंकर खाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट कंपेयरिंग सिमिलर केसेस इज क्रूशियल टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड सेंटेंसेस। एक केस के सर्कमस्टेंसेस कुछ और हो सकते हैं, दूसरे के कुछ और हो सकते हैं, तो हमको सिमिलर केसेस को ही कंपेयर करना चाहिए, उसके बाद हमें किसी कंक्लूजन पे आना चाहिए। देन पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म। अब ये कौन सा केस है? संतोष बरियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये आपको मेंस में बहुत काम आएगा। It emphasized that prosecution must provide evidence proving that the accused is beyond reform। तो जो प्रोसिक्यूशन है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई अगर अक्यूज्ड को हम रिफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं, उसको जेल जाने का कोई फायदा नहीं है, तो कैपिटल पनिशमेंट इज दी ओनली वे पॉसिबल, तभी देनी चाहिए अगर वो प्रूव कर दे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, राइट? सेकंड इज सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज रिलायंस सोलली ऑन ब्रूटैलिटी ऑफ द क्राइम। तो हमें सिर्फ नहीं देखना है कि क्राइम बहुत ब्रूटल है, क्या पता उसने कुछ और मतलब उसके मन में कुछ और चल रहा हो, वो कोर्जन में किया गया हो, राइट? तो हमें और भी चीजों को भी क्या करना है, कंसिडरेशन देना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये नहीं देखिए कि सिर्फ क्राइम बहुत ज्यादा ब्रूटल है इसलिए अब आपको डेथ पेनल्टी दे रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, what are the significances for sentencing hearing? A separate and meaningful sentencing hearing is essential। आप जो जब हियरिंग होती है ऐसे केसेस की, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है? और ये किस केस में बोला गया? दत्तात्रेय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द एब्सेंस ऑफ सच हियरिंग लेड टू कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर इस केस में बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस केस में ढंग से फैक्ट्स को पढ़ा नहीं गया, ढंग से कंसिडरेशन को लिया नहीं गया, और इसी वजह से क्या हुआ था, डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट किया, यानी कि सजा को कम किया। मान के चलिए अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करता है, फिर वो अपील नहीं करते, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं मिलती और उसको डेथ पेनल्टी मिल जाती है, राइट? Now, what are the current Supreme Court guidelines as of 2022? तो सुप्रीम कोर्ट आउटलाइन द नीड फॉर डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ मिटिगेटिंग फैक्टर, कि भाई हमें देखना है, डिटेल कंसिडरेशन करना है कि क्या क्यों नहीं देनी चाहिए, उसको हमें लिख के रखना है कि कब डेथ पेनल्टी देनी है, कब नहीं देनी है। और डेथ पेनल्टी को देते वक्त आपको एक रीजनिंग प्रोसेस पूरा गो थ्रू करना है कोर्ट को, जो सेंटेंसिंग कोर्ट है, ठीक है, टू इंश्योर फेयरनेस, कि भाई क्यों दे रहे हैं, हमने इसको
डेथ पेनल्टी इसलिए दी है क्योंकि ये बियॉन्ड रिफॉर्म था, और क्यों बियॉन्ड रिफॉर्म था उसके हम रीजनिंग प्रॉपर तरीके से देंगे, क्योंकि किसी की डेथ और लाइफ का ये सवाल है, राइट? So, what are the implications for India? The evolving jurisprudence reflects a shift towards ensuring justice by balancing the gravity of the crime with the rights of accused. भाई, जिसके संग गलत हुआ है उसकी फैमिली को भी जस्टिस मिलनी चाहिए, और जिसने गलत किया है उसको भी जस्टिस मिलनी चाहिए। इसको बोलते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, राइट? तो क्योंकि क्रिमिनल भी इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और इंडिया जो जस्टिस सिस्टम फॉलो करता है उसमें हमें क्राइम से हेट करना है, क्रिमिनल से नहीं। तो क्रिमिनल को हमें क्या करना है? रिफॉर्म। तो अगर हमें देखना है कि इफ ही हैज द रिफॉर्म पोटेंशियल, देन वी शुड ट्राई समथिंग एल्स, not the death penalty, right? And it highlights the need for judicial reforms, structured sentencing hearing, and clear guidelines to avoid subjectivity in awarding the death penalty. तो हमें सब्जेक्टिविटी नहीं रखनी है, देयर शुड बी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, यानी कि either this or this, not in between, right? तो आई होप ये जो सीरीज़ है आपको बहुत हेल्प करा होगा, आपको समझने में, लॉ को समझने में, और क्या सोशल स्ट्रक्चर को समझने में। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन मेंस। और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ यू लाइक एंड if you think this series is helpful for you, then please do like, share and subscribe us. Thank you so much.